हेलो। ऑडियो ऑडियो क्लियर है? तो कल तक नहीं, यानी कि अब तक के वीडियो में हमने लेखांकन का सामान्य परिचय देख लिया था। बीकॉम का पहला चैप्टर खत्म हो गया, 11th का पहला चैप्टर खत्म हो गया। जो 11th में है वही आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में है, जो कि पहला चैप्टर है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर 11th और 12th के रहने वाले हैं बीकॉम में जो है। तो जो पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है बीकॉम का, और जो तीसरा चैप्टर है वो बीकॉम के लिए भी उपयोगी है, वो 11th-12th वालों के लिए भी उपयोगी है। मतलब दोनों हम देख सकते हैं अपने क्लास के लिए। तो पहला चैप्टर अपना खत्म हो गया था, लेखांकन का सामान्य परिचय, जिसमें लेखांकन की परिभाषा है, उसके महत्व, विशेषताएं, लेखांकन समीकरण, ये सारे हमने देख लिए थे। ठीक है। अब जो अगला चैप्टर है वो है अगला चैप्टर आपका जनरल लेजर और पोस्टिंग। जनरल में अकाउंटिंग एंट्री कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, फिर उसकी खतौनी कैसे करते हैं सहायक बहियों में वो देखेंगे, और खतौनी करने के बाद फिर उनका ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी व्यवसाय के लेखांकन की एक निश्चित कार्यविधि अपनाई जाती है, जिसे लेखांकन चक्र कहते हैं। अकाउंटिंग करने का एक साइकिल होता है कि शुरुआत कहाँ से करनी है और फिर एंड कहाँ पे होगा, और फिर एंड होने के बाद फिर वहीं से शुरुआत अपन को करनी है। जैसे आप कोई जो आपका इवेंट ओकर होती है, एक इवेंट का मतलब होता है कोई घटना होती है। घटना का क्या मतलब होता है, या आपने खरीद करते हो या बेचते हो, माल आप खरीदते हो या बेचते हो, वहां से शुरू होती है। आपने माल खरीदा, उसकी आपने बुक्स में एंट्री करी, जनरल में एंट्री करी, एंट्री करने के बाद आपने उसकी लेजर में पोस्टिंग कर दी। पोस्टिंग करने के बाद आप क्या करते हो, उसका ईयर एंड पे ट्रायल बैलेंस में एंट्री करते हैं। ट्रायल बैलेंस में एंट्री करने के बाद आप उसका प्रॉफिट और लॉस बनाते हो, फिर बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट बनने के बाद में साल खत्म होने के बाद काम खत्म हो गया, अगले साल फिर आप परचेज करते हो। तो ये सारा चक्र क्या होता है, घूमता रहता है। तो किसी भी व्यवसाय की जो लेखांकन की एक निश्चित कार्यविधि अपनाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, चक्र कहते हैं। ये लेखांकन चक्र लेखांकन पद्धतियों का एक पूरा क्रम होता है, जो प्रत्येक लेखा अवधि में निश्चित क्रम में दोहराना होता है। प्रत्येक लेखा अवधि मतलब अकाउंटिंग पीरियड। और अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, मैंने कल आपको बताया था लेखांकन अवधि का। कोई भी बिजनेस अपने अपने अनुसार डिसाइड कर सकता है। 1 जनवरी से कोई दिसंबर कर सकता है, कोई दिवाली से दिवाली कर सकता है, ठीक है। कोई 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का कर सकता है, अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। तो लेखांकन अवधि क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और उस अवधि के अंदर ये पूरा चक्र क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। फिर अगले साल फिर वैसे ही चक्कर कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। सामान्यतः यह चक्र एक वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाता है। लेखांकन की यह प्रक्रिया जनरल से प्रारंभ होकर अंतिम खातों पर खत्म होती है। कहां से स्टार्ट करोगे अकाउंटिंग की, जनरल में एंट्री करने से शुरू होती है, जनरल एंट्री से शुरू होती है, और खत्म कहां पे होती है, फाइनल अकाउंट्स पे। फाइनल अकाउंट बोले तो, अंतिम खाते बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। और क्या होता है, केश फ्लो स्टेटमेंट। जब आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे तो केश फ्लो स्टेटमेंट। बाकी और भी जो कंपनी केस में और भी खाते होते हैं जो फाइनल अकाउंट्स के टाइम पे बनते हैं, वो सारी चीजें वहां पे जाके मामला खत्म हो जाता है। फिर अगले साल वही चक्र शुरू होता है। तो ये सारी प्रक्रिया क्या होती है, एक वित्तीय वर्ष में लगभग ये चक्र क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। लेखांकन चक्र में निम्नलिखित क्रियाओं को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। अब ये क्रियाएं कौन कौन सी हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि वित्तीय लेन देन जो होते हैं उनको प्रारंभिक लेखे की बहियां, जैसे कि जनरल बही होती है, जनरल होती है, क्रय बही होती है, विक्रय बही होती है, रोकड़ बही होती है, नहीं नहीं है ये बही है।
और ये वही नहीं है, भाई है। ठीक है, विक्रय बही, रोकड़ बही, यानी कि परचेज बुक, सेल्स बुक आदि में अपन अकाउंटिंग एंट्री दर्ज करते हैं। टैली की बात करें तो टैली में आप परचेज में बुक करते हो, सेल का सेल में बुक करते हो, पेमेंट का पेमेंट में बुक करते हो, F4 बोले तो कॉन्ट्रा एंट्री करते हो, पेमेंट और रिसिप्ट में। तो उनमें क्या करना पड़ता है अपन को, वित्तीय लेन देनों का प्रारंभिक लेखा की पुस्तकों में लेन देन करते हैं। पहली प्रक्रिया ये होगी। दूसरी प्रक्रिया होगी प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों से लेन देन का खाता बही में खतौनी करना। आपने जर्नल में एंट्री कर ली, सेल्स बुक में एंट्री कर ली, परचेज बुक में एंट्री कर ली। अब इन बुक का क्या करते हैं, बैलेंस निकाल के, बैलेंस नहीं निकालते, इन बुक्स में जो जो जनरल एंट्री करी है आपने, उसकी एंट्री एक पर्टिकुलर अकाउंट में करनी होती है। जैसे जनरल एंट्री में आपने करी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश का अकाउंट है, उस अकाउंट में आप एंट्री करोगे। ऐसे सेल्स के अकाउंट में एंट्री करोगे। वो कैसे करेंगे अपन आगे बताएंगे कि कैश अकाउंट में तो क्या करोगे, इधर डेबिट साइड में टू सेल्स लिख दोगे, क्योंकि कैश का अकाउंट आपने डेबिट किया है। और अगर सेल्स में करोगे तो बाय कैश करोगे आप, बाय कैश अकाउंट। तो ऐसे फिर उसको क्या करोगे आप, खाता बही में खतौनी करना कहते हैं। इनको कहते हैं पोस्टिंग, लेजर एंड पोस्टिंग। अगला काम है लेखांकन अवधि के अंत में आर्थिक परिणाम व आर्थिक स्थिति जानने के लिए खातों को क्या किया जाता है, क्लोज किया जाता है। सब अकाउंट को धीरे धीरे अपन क्लोज करते हैं। खाता बही की शुद्धता ज्ञात करने के लिए अपन ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन टीबी भी बोलते हैं। ये ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। और अंतिम खाते जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आप तैयार करते हो। तो ये क्या हो गई, तीसरी प्रक्रिया हो गई। पहली प्रक्रिया में क्या है, जनरल में आप एंट्री करोगे या सहायक पुस्तकों में जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, रोकड़ बुक, इनमें आप एंट्री करोगे। उसके बाद उसकी लेजर एंड पोस्टिंग करोगे पर्टिकुलर उस अकाउंट में, जो जो अकाउंट आपने जनरल या उसमें काम में लिए। उनके बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, ट्रायल बैलेंस बना के आप फाइनल अकाउंट। ये तीन प्रक्रिया हो गई। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, चक्र अगले वर्ष से पुनः प्रारंभ होता है, वही जनरल लेजर पोस्टिंग से। और लेखांकन का यह चक्र वही खाते की दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित होता है। उपरोक्त क्रियाओं को दोहरा लेखा प्रणाली की अवस्थाओं में यानी कि स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो तीन प्रक्रिया है, इसको क्या कहते हैं अपन, स्टेजेस ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। इन तीनों प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, स्टेजेस ऑफ, क्या बोलो, तुम बोला करो, बोलोगे तभी याद रहेगा। स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है वो देख लेते हैं। अपन पहले चैप्टर में भी अपन ने पढ़ लिया था कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, बही खातों की दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता कौन था, इटली का गणितज्ञ लुकास पेसियोली। ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि डबल एंट्री का जन्मदाता कौन था। इटली का वैज्ञानिक था, कोई गणितज्ञ था, लुकास पेसियोली था। परंतु इस पद्धति का विकास कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ। देखो जन्मदाता कौन था, इटली में, इटली का लुकास पेसियोली, लेकिन इसका विकास कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ है। ये प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक लेन देन दो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं या दो अकाउंट सम्मिलित होते हैं। एक व्यक्ति कुछ लेता है तो दूसरा व्यक्ति कुछ देता है। इसलिए प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, एक क्रेडिट, दूसरा ये डेबिट। ये होता है डेबिट, एक होता है डेबिट, दूसरा क्रेडिट। कल इसमें करेक्शन कर लेना, ठीक है। एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट, इसको सीआर बोलते हैं। अतः लेखा करते समय एक बार डेबिट पक्ष में, दूसरी बार क्रेडिट पक्ष में लेखा किया जाता है। एक एंट्री का एक डेबिट करोगे, एक क्रेडिट करोगे, एक ही टाइम पे। उदाहरण, जब हम नगद में माल खरीदते हैं तो हम माल प्राप्त करते हैं तथा बदले में नगद राशि देते हैं। एक चीज आई है, दूसरी चीज गई है, वह आई है उसको क्या करोगे, डेबिट, और गई है उसको क्रेडिट। इसी प्रकार माल के उधार विक्रय में ग्राहक को माल दिया जाता है और हमारा उससे राशि से देनदार हो जाता है। हम उसको क्या दे देते हैं, माल दे देते हैं, और अपन उससे पैसे मांगने वाले हो जाते हैं। तो दिया और कुछ लेंगे तो वो वाला हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक लेन देन में दो खाते सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक लेन देन को दो खातों में लिखने की इसी पद्धति को हम क्या कहते हैं,
दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। दोनों खातों में एक खाते को एक राशि डेबिट, दूसरे खाते को उसी राशि से क्रेडिट किया जाता है। अतः किसी भी दिए गए को सभी डेबिट का योग और सभी क्रेडिट का योग बराबर होता है। इसीलिए जितना आप डेबिट करते हो उतना ही आप क्रेडिट करते हो, इसलिए उन दोनों का टोटल क्या होता है, बराबर होता है, जो कि कल अपन अकाउंटिंग इक्वेशन में देखे थे। अब दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ क्या क्या हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं डुअल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के। पहला लाभ यह है कि ये प्रत्येक लेन देन का पूर्ण लेखा करती है। पूर्ण लेखा मतलब कंप्लीट अकाउंटिंग करती है, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो या इम्पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते हो या अव्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते मतलब किसी व्यक्ति से अपन ने लिया दिया, जैसे राम श्याम किसी को क्रेडिटर डेटर हो गया। अव्यक्तिगत खाते कौन से हो गए, जैसे कोई खर्चा है, बिल्डिंग का रेंट है और बिजली का बिल है, तो इन दोनों की सभी की अकाउंटिंग होती है, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो चाहे नॉन पर्सनल अकाउंट हो, नॉमिनल अकाउंट। तो एक तरीके से क्या है, ये पूर्ण लेखा करती है, कंप्लीट अकाउंटिंग में। ये प्रणाली लेखों की गणितीय शुद्धता की भी जांच का आधार प्रदान करती है। कैसे कि डेबिट का योग और क्रेडिट का योग, दोनों का योग क्या होता है, बराबर होता है। अगर आपका योग बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो ये आपकी क्या है, गड़बड़ का पता लगा लेती है। इसलिए ये शुद्धता का क्या है, जांच का आधार प्रदान करती है। यह प्रणाली अशुद्धि एवं कपट की संभावनाओं को कम करती है और यदि हो भी जाते हैं तो शीघ्रता में पहचानने में आ जाती है, शीघ्रता से पहचानने में आ जाते हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मतलब इसमें कंट्रोल प्रॉपर रख सकते हैं। यह प्रणाली बहुत अच्छी तरीके से कार्य करती है। ठीक है, कैसे कि अगर कहीं भी कोई गड़बड़ करता है, कोई चोरी भी कर लेता है, चोरी करता है लेकिन आपने अकाउंटिंग पूरी करी हुई है, चोरी इन द सेंस कि मैंने किसी गल्ले पे किसी को बिठा रखा है, एंट्री पूरी हो रही है, कितने का माल गया, कितने का माल बेचा, कितने का माल, किसी को कितना पेमेंट किया। अब शाम को जब आप गल्ले पे से जाओगे तो आप हिसाब किताब देखोगे, आपको पता लगेगा कि अपना कैश बैलेंस कितना है। अगर वो कैश बैलेंस कम है, इसका मतलब क्या है, कैशियर ने चोरी कर ली, पकड़ लो उसको वहीं पे। तो ये क्या होता है कि चोरी अशुद्धि और कपट का पता लगाने पे गड़बड़ होती है। अशुद्धि का मतलब क्या होता है, हो सकता है कि आप, उसने चोरी नहीं की हो, उसने एंट्री गलत कर दी हो, कैश अकाउंट को ज़्यादा डेबिट कर दिया और दूसरे को क्रेडिट कम कर दिया, ये भी तो हो सकता है। तो उससे क्या होगा कि टोटल में मैच नहीं करेगा डेबिट और क्रेडिट, तो उससे भी पता लग जाता है। तो अशुद्धि का भी पता लग जाता है, कपट का भी पता लग जाता है, दोनों चीज़ें। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि बढ़िया से हर कोई चोरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर अपनी मार्जिनी पद्धति भी क्या है, दोहरी लेखा पद्धति है। अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है तो उसको डाउट हो जाता है कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो ये लाभ है इसका। आंखों में नशा क्यों है, नींद क्यों आ रही है, नींद क्यों आती है, नींद सोते पूरे नहीं है इसका मतलब। फोन को साइलेंट करके साइड में रखा करो भाई, 11 बजे फोन उठाऊंगा, बात खत्म। तो भैया को दे दिया करो ना फोन ही, संभालो। चलो बाकी बातें बाद में करेंगे। यह प्रणाली निश्चित सिद्धांतों और नियमों पर आधारित होने से पूर्ण वैज्ञानिक और प्रत्येक लेन देन को दो पक्षों में यानी कि डेबिट क्रेडिट लिखने से यह पूर्ण विश्वसनीय है। इस विशेषताओं के होने से हमारे देश में कंपनी अधिनियम द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। जो कंपनीज एक्ट है वो कहती है कि कंपनी के खाते किस हिसाब से रखा जाए, कौन से सिस्टम से रखा जाए। तो कंपनी एक्ट भी यही कहता है कि आप ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करो, तो इसको मान्यता प्राप्त है। इस प्रणाली के अनुसार रखे गए लेन देनों को कर अधिकारी भी मानते हैं, तो न्यायालय भी मानती है और सरकार भी इसको मान्यता प्रदान करती है। थोड़ा सा पंखा चला यार मेरे को। अब इसके दोष क्या हैं भाई, इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है तो हम देखते हैं। इस प्रणाली में क्या होता है, यदि कोई सौदा प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में लिखने से अगर छूट जाता है तो इसका क्या होता है, पता लगाना कठिन होता है। पता लगाना इसमें कठिन वर्ड है। सपोज करो कोई अकाउंटिंग ऐसी है
कोई अकाउंटिंग ऐसी है या कोई एंट्री ऐसी है कि आपने एंट्री करना ही भूल गए? एंट्री करना ही भूल गए तो क्या उसका फर्क बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा? जैसे कि कोई किसी को मान लो आपने सेल करी और पूरी की पूरी सेल करने की एंट्री भूल गए। करना था आपको सेल्स अकाउंट डेबिट टू केस, नहीं केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स करना था, लेकिन आपने एंट्री करना ही भूल गए। तो भूल गए तो क्या हुआ, आपका डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, दोनों मैच करेगा क्योंकि आपने एंट्री नहीं करी। अगर आप गलती से केस कर देते, सेल्स नहीं करते तो पकड़ में आता, लेकिन आपने पूरी की पूरी एंट्री उड़ा दी, भूल गए, करी नहीं, तो उसका क्या होता है, पता लगाना क्या होता है, कठिन होता है। तो ये पहला इसकी कमी है कि यदि इस प्रणाली में अगर कोई सौदा प्रारंभिक लेखा पुस्तक में, इसका मतलब क्या होता है, जर्नल या केस बुक ऑब्लिक बैंक बुक, अगर इसमें पूरी की पूरी एंट्री करना ही भूल गए आप तो फिर पता लगाना कठिन। दूसरा है कि प्रारंभिक प्रविष्टियां करते समय यदि किसी व्यवहार को रकम गलत लिख दी जाए तो इसका भी पता लगाना ये कहीं नहीं कठिन है। भाई ये क्या टाइप करे हो आज, ध्यान रखना। तो क्या अगर आपने प्रारंभिक लेखा प्रविष्टि करते समय अगर किसी व्यवहार की, जैसे आपको मान लो कि केस सेल करी है आपने 1000 रुपए की, लेकिन गलती से आप जर्नल में एंट्री करते समय क्या कर दिए, केस अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू सेल्स कर दिए 100 रुपए, कम अमाउंट से कर दी, यानी कि गलत अमाउंट से कर दी, डेबिट और क्रेडिट दोनों समान राशि से कर दिया। इसका पता लग पाएगा कि आपको कि यार ये गड़बड़ हुई, क्योंकि डेबिट भी बराबर से कर दिया, क्रेडिट भी बराबर से कर दिया, आपका क्रेडिट का टोटल भी मैच होगा, डेबिट का टोटल भी मैच होगा, कहीं डिफरेंस आएगा नहीं। आपको अशुद्धि का पता लगाना क्या होगा, कठिन होगा, असंभव नहीं है, कठिन होगा। तो दूसरी कमी क्या है, ये है अगर आपने व्यवहार को रकम गलत लिख दी है तो इसका भी पता लगाना क्या होता है, कठिन होता है। तीसरा है इस प्रणाली के नियमों को क्रियाशील करना क्या होता है, कठिन कार्य होता है। जो इस प्रणाली के जो नियम है ना, उनको नियम के अनुसार एंट्री करना क्या होती है, कठिन काम होता है। थोड़ा सा कठिन क्या होता है कि हर किसी को इस नियम का पता नहीं रहता और कुछ कुछ एंट्रियां आप सोच ही नहीं पाते कि ये कैसे बनेंगी। वो मैं अलग बात है कि अगर आपने मेरी क्लास से पढ़ी हो तो दुनिया की कोई सी भी एंट्री हो आप कर सकते। तो होता है कि जब दो या दो से अधिक अशुद्धियां इस प्रकार की हो कि एक अशुद्धि का प्रभाव दूसरी अशुद्धि को समाप्त कर देता है तो इसे क्या कहते हैं, सतिपूरक अशुद्धियां कहते हैं। ऐसी अशुद्धियों को पता लगाना भी संभव नहीं होता क्योंकि होने के बावजूद भी तलपट के दोनों पक्षों का योग क्या होता है, बराबर हो जाता है। कोई एक गलती ऐसी करी और दूसरी गलती ऐसी करी कि ये जो गलती करी है ना, इसका अगर इफेक्ट क्या होगा, और ये जो गलती करी ये आपस में एक दोनों को सेटअप कर देती है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि एक गड़बड़ आपने क्या करी है, कि आपने क्या किया कि केस अकाउंट को क्या करना था, डेबिट करना था आपको कितने से, सपोज करो 1000 से, तो आपने क्या कर दिया, 1000 की जगह 900 से डेबिट कर दिए, ठीक है। लेकिन टू सेल से अगर बात करें तो आपने कर दिया 1000, 100 रुपए का यहाँ डिफरेंस आ गया, पहली गलती है। दूसरी गलती आप क्या करें कि दूसरी कोई एंट्री थी, उसमें क्या करा आपने, केस को कोई 2000 की एंट्री थी, 2000 की कैसे थी, 2000 की जगह आपने क्या कर दिया, केस को 2100 और टू सेल्स कर दिया कितने से, 2000। तो ये क्या हुआ, ये जो यहाँ पे 100 रुपए कम हुआ था, यहाँ पे 100 रुपए क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये क्या हो गई, सतिपूर्वक अशुद्धि होगी कि दो गलतियां इस प्रकार से हुई है कि दोनों आपस में गलतियों को सेटअप कर दे। तो इससे क्या पता लग पाएगा कि आपने नहीं लग पाएगा।
तो ये क्या होती है, ऐसी सतिपूरक अशुद्धियां होती है कि दो गलतियां इस प्रकार से होकर दोनों आपस में सेट ऑफ कर दे। तभी आपने कभी कभी टैली करते टाइम आपने देखा होगा, टैली का अकाउंटिंग करते टाइम अपना ट्रायल बैलेंस मैच होता था, लेकिन फिर भी क्या होती थी, वो कारण यही था कि सतिपूरक अशुद्धियां हो जाती थी। दूसरी सतिपूरक अशुद्धि ऐसी भी हो सकती है कि कैश अकाउंट को डेबिट करना था, उसकी जगह बैंक अकाउंट को कर दिया। अब डेबिट तो एसेट साइड का टोटल आ रहा है, उधर भी क्रेडिट टोटल बराबर आ रहा है ट्रायल बैलेंस, लेकिन गड़बड़ है, कैश की जगह बैंक मिल रहा है, बैंक की जगह कैश मिल रहा है, लेकिन वो भी कारण होते हैं। तीसरा चौथा इसका ड्रॉबैक है, ये प्रणाली अन्य प्रणाली की तुलना में क्या होती है, खर्चीली होती है, परंतु इसकी उपयोगिता के कारण इस दोष पर ध्यान नहीं दिया जाता। खर्ची इसलिए होती है कि इसमें बहुत सारी बुक्स रखनी होती है। एक आप जनरल रखोगे, उसके बाद इसकी सब्सिडरी बुक्स रखोगे, केस बुक अलग से रखोगे, बैंक बुक अलग से रखोगे, सेल्स बुक अलग से रखोगे, परचेज बुक अलग से रखोगे। ये सारी बुक रखने के बाद सबके अकाउंट आप मेंटेन करोगे, मतलब कि लेजर आप अलग से रखोगे। इसके बाद रखने के बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, ट्रायल बैलेंस के बाद आप फाइनल अकाउंट बनाओगे। तो इनमें क्या है, बहुत सारा खर्चा होता है। एक अकाउंटेंट भी रखोगे, हर किसी को तो एंट्री का पता नहीं होता, तो अकाउंटिंग भी रखोगे, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी खरीदोगे। तो इसमें क्या खर्चे बहुत होते हैं। छोटे व्यापारी क्या करते हैं, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम ये वाली फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उतना कमाते ही नहीं है, उतना होता ही नहीं है, तो इसलिए वो नहीं रखते। हाँ, बड़े अकाउंटेंट जो बड़ा बिजनेसमैन है वो जरूर रखता है, क्योंकि इसके फायदे इतने हैं कि ये जो है ना, खर्चीली की तरफ ध्यान नहीं देते हुए। फायदे ऐसे हैं कि इसमें चोरी और गबन का पता लग जाता है, शुद्ध गणितीय शुद्धता की जांच हो जाती है, कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और कोई न्यायालय का वाद विवाद होता है तो उसमें आपको ये काम कर जाती है, एविडेंस के रूप में आप इसको लगा सकते हो। तो ये इतने सारे फायदे होते हैं, तो इस वजह से इसको क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। छठी कमी, इस प्रणाली के अनुसार हिसाब रखने के लिए योग्य और प्रशिक्षित व्यक्ति हो, यानी कि जो मैं कह रहा था अकाउंटेंट, अकाउंटेंट रखने की जरूरत होती है, ना कि अकाउंटेंट। दो होते हैं, एक तो होता है अकाउंटेंट जो सब जानता है, सारा सब सही से मेंटेन कर लेता, एक होता है अकाउंटेंट आधा लिखा पढ़ा लिखा अकाउंटेंट। वो क्या होता है कि आपकी एंट्री करता है लेकिन बीच बीच में गलती कर देता है, वहां आपको अटका के रख देता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अकाउंटेंट। तो आपको फर्क करने की जरूरत होती है कौन आपका अकाउंटेंट है, कौन आपका अकाउंटेंट है। इसलिए जो भी नॉलेज हो आपकी पूरी प्रॉपर हो, तभी आप अकाउंटिंग का काम किसी को दे सकते हो या आप किसी का काम ले सकते हो। प्रॉपर अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए। तो योग्य और प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, अतः प्रत्येक व्यापारी इस प्रणाली के अनुसार आसानी से क्या रखता है, हिसाब नहीं रख पाता है। तो ये इसकी सारी कुछ कमियां हैं, लेकिन कमियां होते हुए भी लोग, फायदे इसके बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए लोग इसको क्या करते हैं, अपनाते हैं। अब अपन जो सिंगल एंट्री सिस्टम है और डबल एंट्री सिस्टम है, इन दोनों की अपन तुलना करते हैं, इन दोनों में क्या फर्क है। जैसे तो मैंने कल इन द सेंस की जो पहला चैप्टर है उसमें बता दिया था कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। सिंगल एंट्री में क्या होता है कि प्रत्येक लेन देन का केवल एक ही जगह लेखा किया जाता है। एक ही जगह का मतलब एक ही अकाउंट में लिखा किया जाता है, दूसरा अकाउंट को डेबिट क्रेडिट नहीं किया जाता। दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक लेन देन का दो जगह लेखा किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट की। इकेरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत केवल व्यक्तिगत खाते ही रखा जाते हैं, यानी कि पर्सनल अकाउंट ही रखे जाते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट जैसे कि रेंट वेंट का कोई हिसाब नहीं रखा जाता, किससे लेना है किससे देना है बस उसी का हिसाब रखा जाता है। कि जैसे किसी को उधार माल बेचा उसको ही एंट्री करेंगे, किसी से उधार माल लिया उसी की एंट्री करेंगे, कोई किराया चुकाया खर्चा हो रहा है उसकी कोई एंट्री नहीं होती। लेकिन दोहरा लेखा प्रणाली में व्यक्तिगत, वस्तुगत और नाम मात्र से संबंधित सभी खातों के लिए क्या किया जाता है, लेखा किया जाता है। इकेरा लेखा प्रणाली में गणितीय शुद्धता की जांच नहीं होती, क्योंकि डेबिट या तो क्या किया जाता है कि डेबिट को डेबिट किया जाता है, क्रेडिट को क्रेडिट किया जाता है, दोनों बराबर राशि से नहीं किया जाता। लेकिन दोहरा लेखा प्रणाली में तलपट बनाकर गणितीय शुद्धता की जांच आप कर सकते हैं। इकेरा लेखा पद्धति में लाभ आने का सही से ज्ञान नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि खर्चों की आप एंट्री नहीं करते, इनकम की आप एंट्री नहीं करते, किससे कितना लेना है किससे कितना लेना है उसकी एंट्री करते हैं, इसलिए इसमें क्या लाभ आने का ज्ञान सही से नहीं हो पाता। लेकिन दोहरा लेखा प्रणाली में लाभ हानि खाते बनाकर अवधि के लाभ हानि का अपन पता लगा सकते हैं।
पांचवा डिफरेंस है, व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं हो सकती क्योंकि इस प्रणाली में चिट्ठा बनाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि आप बैलेंस शीट तो बना ही नहीं सकते। बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको इनकम भी होना चाहिए, एसेट का भी पता होना चाहिए, किससे कितना लेना देना है वो तो आपको खैर पता ही होता है। आपको कितना प्रॉफिट हुआ वो पता होना चाहिए। जब आप प्रॉफिट ही पूरा नहीं पता लगा सकते तो आप प्रॉफिट या कैपिटल आपका सही अमाउंट नहीं आ सकता। इकेरा लेखा प्रणाली में आर्थिक स्थिति की जानकारी संभव नहीं हो पाती, लेकिन इसमें चिट्ठा बनाकर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपन प्राप्त कर सकते हैं। इकेरा लेखा प्रणाली अपूर्ण और अवैज्ञानिक है, अधूरी पद्धति है, जबकि यह पूर्ण और वैज्ञानिक पद्धति है। केवल छोटे व्यापारी द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे पान वाला, सब्जी वाला, दूध विक्रेता, क्योंकि इनको ज्यादा मतलब नहीं होता किससे कितना लेना देना है, बस उसी का हिसाब होता है। जबकि डबल एंट्री सिस्टम आपकी बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में, पूंजी में, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी यानी कि कंपनी में, निगमों में आवश्यक रूप से अपनाई जाती है। अगर ये नहीं होगी तो उनके अकाउंट से क्या होते हैं, मान्य नहीं होते। आ रहा है समझ में? अब हम देखेंगे कि दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन सी बुक्स अपन रखते हैं। बुक्स का मतलब कि कौन कौन सी अपन हिसाब किताब के लिए कौन कौन सी किताबें या कौन कौन सी अपन को रजिस्टर रखना पड़ता है। तो व्यापारिक सौदों और लेन देन का लेखा करने के लिए जिन पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, लेखा पुस्तकें कहते हैं। और ये पुस्तकें या भैया, अपन भैया भी कहते हैं या लेखा पुस्तकें भी कहते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं जिन पुस्तकों में लेन देन का दर्ज किया जाता है उसे प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें कहते हैं। लेन देन की जो पहली एंट्री करी जाती है उसे क्या कहते हैं, लेंगे की प्रारंभिक पुस्तकें कहते हैं, बुक्स ऑफ द ओरिजिनल एंट्री। यदि व्यवसाय का क्षेत्र छोटा है तो उनके सभी लेन देनों को एक ही पुस्तक में दर्ज कर दिया जाता है, जिसे कि जनरल एंट्री कहते हैं। अगर आपका बिजनेस छोटा है आप सिंपली एक ही बुक रखोगे, जनरल एंट्री, उसमें सारे आप एंट्री कर लोगे, परचेज की भी उसी में कर लोगे, सेल की भी उसी में कर लोगे, कैश पेमेंट किया किसे किया उसको भी उसी में कर लोगे, किसी से नगद आया उसकी भी उसी में कर लोगे। उसके लिए एक ही बुक रखते हैं अगर व्यापारी छोटा है। लेकिन अगर व्यवसाय बहुत बड़ा है तो एक ही पुस्तकों में सभी लेन देनों का लेखा दर्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक पुस्तक इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी, अगर आपका व्यवसाय बड़ा है। इसलिए क्या होता है कि वो परचेज के लिए एक अलग से बुक बना लेते हैं, सेल के लिए अलग से बुक बनाते हैं, कैश पेमेंट के लिए अलग से बुक बना लेते हैं, बैंक पेमेंट के लिए अलग से बुक बनाते हैं, किसी से उधार विक्रय की अलग से बुक बना लेते हैं। तो उनके स्थान पर कई सहायक पुस्तकें, इन्हें कहते हैं सहायक पुस्तकें, इन्हें कहते हैं अंग्रेजी में सब्सिडियरी बुक्स। लिख लो, सहायक पुस्तकें इज इक्वल टू सब्सिडियरी बुक्स, लिख लो। जैसे केस बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, यह है क्रम नहीं, क्रय बुक है। सब्सिडरी सहायक पुस्तकें, SUBSIDARY, सब्सिडरी। तो सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी हो गई आपकी? फॉर एग्जाम्पल जैसे केस बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, ठीक है, और सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, ETC, ठीक। अब इन सौदों को जनरल या सहायक पुस्तकों में दर्ज करने के पश्चात उनकी खाता बही में क्या करते हैं अपन? खतौनी करते हैं। खतौनी का मतलब क्या होता है? पोस्टिंग करते हैं। मतलब इन सहायक पुस्तकों से हम एक एक अकाउंट में उसकी एंट्री करते हैं।
वर्ष के अंत में खतौनों का जो शेष निकालकर, शेष का मतलब होता है बैलेंस निकालकर एक ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। ट्रायल बैलेंस की सहायता से आपके अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। अंतिम खाते बोले तो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट। इस अध्याय में जनरल लेजर और पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस को विस्तार से समझाया गया है। सहायक पुस्तकों का वर्णन इसी पुस्तक के अगले अध्याय में किया गया। जो अगला चैप्टर है उसमें हम सब्सिडरी बुक्स का देखेंगे। अभी तो हम जनरल लेजर और पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। अब जनरल क्या होती है और कैसे एंट्री करते हैं उसमें हम देखते हैं। जनरल व्यावसायिक लेन देनों को क्रमानुसार और तिथिवार दर्ज करने की प्रारंभिक पुस्तक है। क्या है? प्रारंभिक पुस्तक है। ठीक है, जनरल व्यावसायिक और लेन देनों को क्रमानुसार मतलब कि सीरियल नंबर से, तिथिवार मतलब कि डेट वाइज दर्ज करने की क्या है? प्रारंभिक पुस्तक यानी कि ओरिजिनल बुक है। सर्वप्रथम व्यापारी अपने लेन देनों को इसी पुस्तक में दर्ज करते हैं और छोटे व्यापारी के लिए तो जनरली एकमात्र प्रारंभिक लेखे की पुस्तक होती है। छोटे व्यापारी के लिए जनरल की सहायता से खाता बही में विभिन्न खातों में अपन क्या करते हैं? पोस्टिंग करते हैं। जनरल को हिंदी में क्या कहते हैं? रोजनामचा। क्या? रोजनामचा। रोज की जो एंट्रियां हैं जिसमें एंट्री करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रोजनामचा। अंग्रेजी में बोलते हैं उसको जनरल। एम.जे. किलर ने जनरल को इस प्रकार परिभाषित किया। तो जनरल की यह परिभाषा है, ज्यादा कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है। जब जनरल एक व्यावसायिक अभिलेख है, अभिलेख मतलब एक रिकॉर्ड है जिसे मूल रूप से व्यावसायिक व्यापारिक लेन देनों का क्या किया जाता है? लेखा किया जाता है और जो समस्त व्यवहारों को संगठित रूप में और तिथि के क्रम में एक स्थान पर प्रस्तुत करती है। एक डेट की एक जगह एंट्री सीरियल वाइज होती है। जनरल तैयार करने की प्रक्रिया से पूर्व इसमें दर्ज होने वाले खातों की क्या जानना आवश्यक है? प्रकृति जानना आवश्यक है कि वो कौन सा है, एसेट है, इनकम है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है। आप उसकी प्रकृति का आपको पता होना चाहिए जब आप एंट्री बना पाओगे और एंट्री कर। वो प्रकृति पता लगाने के बाद आप देखोगे कि क्या उसमें वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। उसके अनुसार अकाउंटिंग नियम मैंने आपको बताए थे, उसके अनुसार अकाउंटिंग आप कर लोगे। अब खातों की प्रकृति की बात करें तो खातों की प्रकृति में तो जन्म में लेन देनों को दर्ज करने के लिए डेबिट और क्रेडिट के नियमों की जानकारी पहले तो आवश्यक है कि किसको डेबिट और किसको क्रेडिट किया जाता है, और ये किस पर डिपेंड करेगा? आपकी खातों की प्रकृति पर कि खाता का नेचर क्या है। प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय में सामान्यतः निम्न प्रकार के लेन देन होते हैं। व्यवसाय के बहुत सारे व्यक्ति या संस्थाओं से आप लेन देन करते हो। बहुत सारे व्यक्ति मतलब लेनदार हो गए, देनदार हो गए, उससे आप लेन देन करते हो। व्यवसाय के पास संचालन के क्या होता है? रोकड़ होता है। रोकड़ का मतलब क्या होता है? केस होता है। फर्नीचर होता है। बिल्डिंग होती है। भवन मतलब बिल्डिंग होती है। स्टॉक मतलब स्टॉक आपका माल होता है। मशीन होती है। तो ये क्या है? सारी संपत्तियां आपकी एसेट है। इसी प्रकार खर्चे होते हैं। व्यवसाय का किराया, वेतन, मजदूरी, स्टेशनरी, विज्ञापन, कमीशन, बिजली व्यय इत्यादि को प्रकार के व्यय चुकाने पड़ते हैं। व्यवसाय के संचालन में विभिन्न प्रकार के साधनों से आय होती है। अतः व्यवसाय के सभी लेन देनों का पूर्ण विवरण रखने के लिए हम क्या करते हैं? उनके खाते खोलते हैं। उन सभी व्यक्तियों के खाते खोले जाते हैं जिनका फर्म व्यवहार करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जो व्यक्ति होते हैं या संस्था होती है उनके खाते खोलने को क्या कहते हैं? उन खातों को क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट कहते हैं। व्यवसाय उन सभी व्यक्तियों खाते खोलते हैं जो उनके पास होती है। इन्हें क्या कहते हैं? रियल अकाउंट कहते हैं। जो उनके खुद के पास होते हैं। खुद के पास का मतलब क्या होता है? जैसे रोकड़ हो गया, संपत्ति एसेट हो गई, तो ये क्या है? रियल अकाउंट है सारे के सारे। एक तरह की वस्तु के रूप में जो होती है ना, वो रियल अकाउंट होती है। वस्तु के रूप में आपके पास केस हो गई, आपके पास बिल्डिंग हो गई, आपके पास लैंड हो गई, आपके पास इन्वेस्टमेंट हो गई। ठीक है, तो ये क्या है? सारे बैंक में बैलेंस हो गया। ये क्या है? सारे वास्तविक अकाउंट है, इन्हें रियल अकाउंट भी कहते हैं। इनके अलावा अवास्तविक यानी कि नॉमिनल अकाउंट होते हैं जो आय और व्यय के खाते खोले जाते हैं ना, इनकम और एक्सपेंस के। जैसे रेंट का हो गया, बिल्डिंग हो गया, नहीं रेंट हो गया,
इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, इंटरनेट चार्जेस हो गया, मोबाइल का रिचार्ज हो गया, ये सारे क्या है, खर्चे हैं। और इन खर्चों का नाम क्या है, नॉमिनल अकाउंट। अब इन खातों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है कि पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, वे खाते जो व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह या संस्था या व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति, राम श्याम कुछ भी, चाहे वो डेटर हो चाहे क्रेडिटर हो, या कोई संस्था हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, बैंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये किसके अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के अकाउंट कहलाते हैं। व्यक्ति विशेष में प्राकृतिक व्यक्तियों के खाते जैसे राम श्याम मोहन सोन आदि के खाते व्यक्तियों के समूह, या कृत्रिम खाते आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट जैसे फर्म, बैंक, कंपनी, सोसाइटी, बीमा कंपनी, क्लब, सरकारी विभाग, कोई संस्था आदि के खाते तथा व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जैसे कि आउटस्टैंडिंग वेजेज। आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है, बकाया मजदूरी। मजदूरी क्या है, कौन सा अकाउंट है, खर्चा है ना, खर्चा है तो कौन सा हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। नॉमिनल मतलब अवास्तविक खाता। लेकिन बकाया मजदूरी, किसी ने आपके यहाँ पे काम किया, उसकी मजदूरी बकाया है, तो वो खाता कौन सा है आपका, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्तिगत खाता। प्रतिनिधित्व कैसे, कोई आपके यहाँ मजदूरी करने के गया है, मजदूरी आपने चुकाई नहीं तो उसको पैसे देना है, उस बकाया मजदूरी का जो है, किसी व्यक्ति की मजदूरी होगी, उस मजदूरी के खाते को क्या कहते हैं अपन, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट कहते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकती है, किसी का आपने वेतन है वो चुकाया नहीं तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकती है। प्रीपेड, पूर्वदत्त का मतलब होता है प्रीपेड इंश्योरेंस। आपने किसी कंपनी को इंश्योरेंस एक साथ चुका दिया लेकिन साल अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इंश्योरेंस अभी तक खत्म नहीं हुआ, साल आपने अकाउंटिंग 31 मार्च के बाद भी अपना इंश्योरेंस 30 जून तक चलेगा, तो वो क्या होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस। ये भी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ऐसे ही आपका अनुपार्जित कमीशन होता है, अनअर्न्ड कमीशन, तो वो सारी चीजें क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। पूंजी खाता और आहरण खाता भी क्या है, पर्सनल अकाउंट। पूंजी खाता क्यों है पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के द्वारा लगाई गई होती है। पर्सनल क्या है, किसी व्यक्ति बोले तो कौन, उसका मकान मालिक, नहीं बिजनेस का मालिक, उसके द्वारा लगाई गई होती है, तो ये भी क्या है, पर्सनल अकाउंट है। और ऐसे ही अगर पूंजी लगाता है तो पूंजी को निकालता है तो वो भी ड्रॉइंग्स अकाउंट, क्योंकि व्यवसाय के स्वामी का क्या करते हैं, ये प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये खाते के प्रकार और खाते के एग्जाम्पल है। व्यक्तिगत खाते में कौन से, प्राकृतिक व्यक्ति हो सकता है, राम श्याम मोहन वोहन जो भी नाम है वो, ये व्यक्तिगत खाते हैं। अब दूसरा है कृत्रिम व्यक्ति, कौन सा हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे कि देना बैंक, एसबीआई बैंक, रिलायंस लिमिटेड, रमेश एंड सन्स कोई फर्म का नाम। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन कौन से हो गया, कमीशन आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है, तो सारे खर्चे होते हैं। गोलू नींद आ रही है क्या, कुछ रियल अकाउंट होते हैं, रियल मतलब वस्तुगत खाता भी बोलते हैं, वस्तुगत खाता। हिंदी में अगर पढ़ोगे तो आप इसको वस्तुगत खाता भी बोलते हैं, वास्तविक खाते भी कहते हैं, जो वस्तुओं के नाम होते हैं। जैसे टेंजिबल में बात करें तो फर्नीचर, लैंड और बिल्डिंग। इंटेंजिबल की बात करें तो अमूर्त संपत्तियों में जैसे गुडविल हो गई, आपका पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया। गुडविल क्या होती है, किसी की ख्याति। गुडविल बोले तो जैसे मैंने यहाँ पे मार्केट में अपना नाम बनाया है तो ये मेरी क्या गुडविल है, तो इसकी भी कोई वैल्यू है ना, कि अगर मैं इस धंधे को, अगर मैंने नाम बनाया, सारा सब सेटअप किया, तो आज मैं 1 लाख का बिजनेस है, लेकिन अगर मैं इसको 2 लाख में बेचता हूँ तो 1 लाख तो मेरा यहाँ संपत्ति की वैल्यू, लेकिन फिर भी मैं 1 लाख में नहीं, इसको 2 लाख में बेचूंगा, क्यों, क्योंकि 1 लाख की मेरी गुडविल है। तो उसे कहते हैं इंटेंजिबल एसेट, गुडविल। कोई पेटेंट आपने करा रखा है रजिस्टर्ड, कॉपीराइट आपने ले रखा है, तो ये क्या है, सारी इंटेंजिबल है। और ये इंटेंजिबल में कौन से अकाउंट है, आपके रियल अकाउंट। अवास्तविक खाते क्या होते हैं, कि सारे इनकम और एक्सपेंस के जो खर्चे होते हैं, जैसे सेल्स हो गया इनकम के केस में, रेंट आपको रिसीव्ड हो गया, किसी को आपने किराए पे बिल्डिंग दे रखी है, ब्याज हो गया इंटरेस्ट में,
ठीक है, तो ये सारे क्या है, इनकम। खर्चे की बात करें तो परचेज अकाउंट हो गया, रेंट पेड हो गया, इंटरेस्ट पेड हो गया, तो ये क्या है, सारे खर्चे के अकाउंट है, इनको कि नॉमिनल अकाउंट भी कहते हैं। मैंने आपको बताई दी ये सारी चीज़ें, केस क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या, तो इनको अगर आप डिफरेंस डेफिनेशन पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। वे खाते जो व्यापार की सभी मूर्त अमूर्त संपत्तियों से संबंधित होते हैं वस्तुगत खाता या वास्तविक खाते कहलाते हैं। आ गया वस्तुगत खाता, जब मैंने बताया था इसका दूसरा नाम क्या है, वस्तुगत खाता भी। मूर्त संपत्तियों के खाते में कौन कौन से, रोकड़ खाता, मशीन खाता, फर्नीचर खाता, स्टॉक, बॉन्ड आदि, ये क्या है, वस्तुओं के नाम है जिसे छू सकते हैं, और जिन्हें छू नहीं सकते उसे कौन सी संपत्ति कहते हैं, अमूर्त संपत्ति। इनको छू नहीं सकते, अरे गुडविल को छू सकते हो क्या मेरी को, पेटेंट को कभी छू के देख सकते हो कि कैसा पेटेंट है, कॉपीराइट आपने ले रखा है उसको छू के देख सकते हो, नहीं, महसूस किया जा सकता। तो इन्हें केवल मुद्रा में मापा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है, तो ये क्या होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं। अवास्तविक खाते आय व्यय से संबंधित होते हैं, जैसे श्रमिक को मजदूरी, प्रबंधक का वेतन, मकान मालिक को किराया, लेकिन वास्तविकता यह कि ये सब रुपया मिलता है जो कि वास्तविक, और ये सब नाम मात्र के खाते हैं। ये बताने के लिए खोले जाते हैं कि रुपया भुगतान किन किन रुपयों में किया जाता है। इस प्रकार ब्याज प्राप्ति, कमीशन प्राप्ति, लाभांश प्राप्ति आदि भी नाम मात्र के खाते हैं, क्योंकि इनसे भी रुपया तो प्राप्त होगा ही होगा। और प्रतिदिन यहाँ ये विशेष ध्यान देने योग्य है कि यदि खातों के नाम के आगे आउटस्टैंडिंग, अदत्त मतलब आउटस्टैंडिंग, पूर्वदत्त मतलब प्रीपेड, आपने एडवांस में पेड कर दिया, एडवांस, उपार्जित आदि सब लग जाते हैं, तो ये खाते व्यक्तिगत खातों का रूप ले लेते हैं। जैसे कि किराया, किराया बकाया किराया, तो बकाया किराया इसका मतलब किसी को पेमेंट करना। ठीक, आ रही समझ में? अब डेबिट और क्रेडिट करने के नियम मैंने आपको कल बता दिए थे कि संपत्ति अगर बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट, करती है तो क्या होती है, क्रेडिट। दायित्व का क्या होता है कि दायित्व अगर बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, घटता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो क्या होगी, डेबिट। खर्चा अगर बढ़ता है तो डेबिट, और घटता है तो क्या होगा, क्रेडिट। बस यही सारे नियम है और इन्हीं से सारी अकाउंटिंग होगी। अब अपन अकाउंटिंग सीखेंगे, किसको डेबिट किसको क्रेडिट। अंग्रेजी में पढ़े कि हिंदी में पढ़े? चलो ठीक है, अंग्रेजी में पढ़ ले, आएगा समझ में। एनालिसिस ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर संजय एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ द मार्च 2023। मार्च 2023 के महीने के लिए संजय एंड कंपनी के जो ये ट्रांजेक्शन हुए हैं उनको क्या करो आप, एनालिसिस करो, विश्लेषण करो, ऑन द बेसिस ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम, किसके हिसाब से, डबल एंट्री के हिसाब से, और पास करो यानी कि एंट्री करो जनरल एंट्री बाय यूजिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ द मार्च 2023 वर एज फॉलोज। मार्च 2023 के जो व्यवहार है वो इस प्रकार हैं। मिस्टर संजय ने इंट्रोड्यूस करा केस, मतलब केस व्यापार में लाया, कितने इसका, 4 लाख का एज ए कैपिटल पूंजी के रूप में, पहला है। तो एंट्री क्या होगी पहले अकाउंट की, बिजनेस में 4 लाख रुपए लाकर, 4 लाख की पूंजी लाकर व्यापार प्रारंभ किया, एंट्री बताओ। हाँ, 4 लाख कैपिटल नगद के रूप में लाया। केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। केस को क्यों डेबिट किया, केस बढ़ रहा है, केस क्या है, एसेट है, तो कितने से, 4 लाख से डेबिट हो गई। अब दूसरा अपन को क्रेडिट करना है, तो क्रेडिट क्या आ रही है अपन की, लायबिलिटी आ रही है, लायबिलिटी इन द सेंस की कैपिटल आ रही है, तो टू कैपिटल अकाउंट, कितने से, जब लायबिलिटी या कैपिटल बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, ये मैंने आपको बताया था। पहली एंट्री बन गई। दूसरी एंट्री क्या कहती है कि दूसरा ट्रांजेक्शन, केस डिपोजिटेड इनटू बैंक 2 लाख रुपए, बैंक में 2 लाख रुपए जमा कराए, एंट्री बताओ। देखो केस क्या हो रहा है, आ रहा है कि जा रहा है, बैंक में
2 लाख रुपए जमा कराए। अपने बिजनेस में पहले से 4 लाख रुपए पड़े हैं, मैंने 4 लाख से बिजनेस स्टार्ट करा है। अब उस 4 लाख में से 2 लाख रुपए मैं जाके बैंक में जमा करा देता हूँ, तो अपने पास केस कम हो रहा है या बढ़ रहा है? पहले तो ये, अरे आपके पास 4 लाख रुपए पड़े हैं, 4 लाख में से आपने 2 लाख रुपए बैंक में जमा करा दिए, तो केस कम हुआ आपके पास से या केस बढ़ रहा है? कैश को अपने बजट कैश में 2 लाख कम हो रहा है। कम हो रहा है ना, आपके से तो कम हो रहा है, वो बात अलग है कि बैंक में अपने पास जमा हो रहा है। केस कम हुआ, एसेट कम हुई, इसका मतलब तो 2 केस कर दिया मैंने, कितना? 2 लाख। 2 केस का मतलब होता है कि वो क्रेडिट हो रहा है एक खाता। अब बढ़ क्या रहा है? बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। बैंक भी क्या है? एसेट है कि लायबिलिटी है? क्या है? एसेट है। एसेट बढ़ती है तो क्या होती है? तो बैंक अकाउंट को क्या कर दूं? डेबिट कर दूं। कितने से? 2 लाख। इसमें क्या हुआ? एक तरीके से एसेट बढ़ रही है, एक तरीके से लायबिलिटी बढ़ रही है। इसमें क्या हो रहा है? एक एसेट बढ़ रही है, एक एसेट घट रही है। तो कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। तीसरा क्या है कि केस लोन ऑफ 50,000 टेकन फ्रॉम मिस्टर राजीव। कोई राजीव नाम का व्यक्ति है, उससे 50,000 का नगद लोन लिया। क्या एंट्री होगी? एसेट में कौन सी एसेट बढ़ रही है? केस। तो केस अकाउंट क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। कितने से? 50,000 से। अब आपने किससे लिया? राजीव से लोन लिया, तो राजीव को पैसे अपन को कभी देने पड़ेंगे, तो राजीव क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट टू राजीव अकाउंट, या लोन अकाउंट भी कर सकते हैं। कितने से? 50,000 से। आ रहा समझ? अगला है, आपने क्या करा? सैलरी पेड करी फॉर द मंथ ऑफ द मार्च 2023 रुपीज 30,000 रुपये। 30,000 रुपये आपने क्या करा? सैलरी का पेमेंट किया। क्या एंट्री होगी? हाँ, तो सैलरी क्या है? इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है कि लायबिलिटी है? खर्चा है। खर्चा बढ़ता है तो क्या होता है? खर्चा बढ़ता है तो, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है? अरे डेबिट होता है बाद में, नालायक। सैलरी अकाउंट कितने से? 30,000 से। अब उसको सैलरी किसके रूप में दी है? कैश के रूप में। तो कैश क्या है? अपनी एसेट। एसेट क्या हो रही है? कम। तो 2 कैश कितना कर दिया? 5वीं एंट्री क्या है आपकी? फर्नीचर परचेज 50,000 का। फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर क्या है? एसेट में क्या आ रही है? बढ़ रही है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से? 50,000 से। और कैसे खरीदा? नगद खरीदा, तो 2 कैश कर दिया मैं। कितने से? बस इतनी सी एंट्री है, यही करना है। पहले केस में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, दूसरे में बैंक टू कैश, बैंक में जमा कराया। तीसरा है कैश टू राजीव लोन अकाउंट, राजीव का लोन अकाउंट। सैलरी किया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और तीसरा है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ये एंट्री होगी। इतना ही काम करना है। कुछ परंपरागत विधि भी है, ट्रेडिशनल अप्रोच, वो अगर आप सीखो तो सीख लो, वैसे सीखने की जरूरत नहीं है। जो पहला सीखा है नियम, उसी से दुनिया भर की सारी अकाउंटिंग एंट्री आप कर लोगे। लेकिन आपके कोर्स में है बीकॉम वालों के और 11th-12th वालों के, तो इसलिए अपन पढ़ लेते हैं। आज ही पढ़ें कि कब पढ़ें?
ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और हाँ परंपरागत विधि है ये, और अवास्तविक खाता। रूल थोड़ा सा अलग है पर नियम वही है, एंट्रियां वही होगी। व्यक्तिगत खाता क्या है कि पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो। पाने वाले मतलब जिस व्यक्ति को आप दे रहे हो, पा रहा है, उसको तो क्या करना आपको, प्राप्तकर्ता को डेबिट करो, और जो दे रहा है आपको उसको क्या करो, क्रेडिट करो। वस्तुगत खाते के मामले में यह है कि जो वस्तु आती है उसे करो डेबिट और जो वस्तु जाती है उसे करो क्रेडिट। ऐसे ही अगर समस्त वे यानी कि समस्त खर्चों और हानियों को डेबिट करो और समस्त आय और लाभों को क्या करो, क्रेडिट करो। ये नियम है इसका। अब इस नियम के अनुसार अपन क्या करते हैं, ऊपर एंट्री करते हैं। ये जो एंट्री करी थी ना, ये 4 लाख की क्या लगाई, पूंजी लगाई, नगद लाया, तो नगद क्या है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे क्या कहते हैं, क्या करते हैं, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे कहते हैं, करते हैं डेबिट, और जाती है उसे करते हैं क्रेडिट। आ क्या रही है, केस, व्यापार में आ रही है तो केस अकाउंट डेबिट, और जा कुछ भी नहीं रही। अब ये कह रहा है कि कैपिटल है, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी तो है। वस्तुगत है कि कौन सा अकाउंट है, वस्तुगत है, व्यक्तिगत है, क्या है, व्यक्तिगत अकाउंट है, पढ़ाया था मैंने अगर ध्यान हो तो भी। देने वाले व्यक्ति को क्या करो, क्रेडिट करो। तो देने वाला व्यक्ति कौन है इसमें, स्वामी है। स्वामी का नाम क्या कर दिया अपन ने, कैपिटल है। कैपिटल देने वाले व्यक्ति को क्या कर दिया, 4 लाख। इसके नियम थोड़े से इसलिए अलग है, इसलिए थोड़े से क्या है, इसमें सोचने में ज़्यादा टाइम लगता है। इनकम असेट एक्सपेंस लायबिलिटी में ज़्यादा सोचना नहीं है, बढ़ रहा क्या रहा है, घट क्या रहा है, बस वो देखना है। दूसरा, बैंक में जमा कराया कितने, 2 लाख। तो बैंक कौन सा अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है, पाने वाले व्यक्ति को क्या करोगे, डेबिट। तो बैंक अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट। वस्तु में जा क्या रही है, केस जा रहा है, तो जो वस्तु जाती है व्यापार से उसको कर दो क्रेडिट, तो 2 केस 2 लाख। ये परंपरागत विधि से अपन अकाउंटिंग कर रहे हैं। तीसरा है, लोन लिया अपन ने कितने का, 50,000 का लोन लिया, तो क्या है अपने पास, नगद आया। नगद क्या है, वस्तु है, वस्तु व्यापार में आ रही है तो केस अकाउंट डेबिट कितने से, 50,000। देने वाला व्यक्ति कौन है, राजीव, तो 2 राजीव लोन अकाउंट कितने से, 50,000। नियम कुछ भी है, बात वही आ जाती है, डेबिट वही होगा और क्रेडिट वही होगा। वेतन चुकाया 30,000 का, 30,000 वेतन क्या है, खर्चा है। खर्चे जब होते हैं तो क्या होता है, डेबिट। तो सैलरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट 30,000 से। अब चुकाया तो क्या हो गया, अपने पास नगद जा रहा है, तो नगद वस्तु क्या है, तो कोई वस्तु व्यापार से जाती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट। तो 2 केस 30,000। आ रहा समझ। अगला किसी ने 5,000 का फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर क्या है, वस्तु है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसके क्या कहते हैं, डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से, 5,000 से। नगद जा रहा है, नगद भी वस्तु है, तो 2 केस कितने से, 5,000 से। आ रहा है समझ में। बस ये परंपरागत विधि खत्म आपकी। आया समझ में। ऐसे जनरल एंट्रियां होती है। कल कुछ और जनरल एंट्रियां देखेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। आशा कर रहा हूं आपको वीडियो प्रॉपर रूप से क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे आ रहा कि नहीं आ रहा, कर लोगे एंट्रियां, कल पूछूंगा तब। ठीक है चलो, आज तक के लिए इतना ही।